Good evening, students. Representative person, पर्सनल अकाउंट। आपने अगर पढ़ रखा है मेरे पहले 2 लेक्चर्स में से, उसमें आपको रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ाए थे, उसमें अकाउंट पढ़ाया था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के बीच में हमारा नेचुरल था, आर्टिफिशियल था और रिप्रेजेंटेटिव था। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में मैंने आपको 4 एग्जांपल लिखवाई थी। एक एग्जांपल थी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, दूसरी एग्जांपल थी, दूसरा मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन था प्रीपेड एक्सपेंस, और मेरा थर्ड था एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम्स जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वैसे अगर इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो उसको हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। और प्रीपेड मैंने पहले पे कर दिया है, लाइक द सेम वे हम एडवांस में किसी से इनकम ले रहे हैं तो एडवांस इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस भी इसको बोलते हैं। ये मेरे 4 टॉपिक हैं और इन चारों की जर्नल एंट्री पास करनी है और चारों की एग्जाम्पल्स भी लेनी है। पहली बात करूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो इस पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की चर्चा करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ ₹500 नॉट पेड येट, अभी तक पे नहीं किए, अभी तक पे नहीं किए तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आप 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, मैंने 500 रुपए के खर्चे के पैसे अभी नहीं दिए, 500 रुपए खर्चे के पैसे अभी नहीं दिए। अगर नहीं दिए तो वो मेरी क्या बनती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिटेड। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिटेड। बात को समझने की कोशिश करिए, समझ आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या लिखवाया? एक्सपेंसेस नॉट पेड येट, मतलब इस साल का खर्चा था, मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी। अगर मैंने किसी की पेमेंट नहीं करी है वो मेरे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिटेड। ओके, तो मैं एंट्री कैसे पास करूंगा? खर्चा हो गया, यस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, कितने से? 500 से। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट। 2 क्या जाना था मेरे से? पैसे, पर पैसे तो गए नहीं, पैसे तो गए नहीं, तो मैं कैश की जगह पर लिखूंगा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या सिंपल आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। टॉपिक है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, एक्सपेंसेस पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के एक्सपेंसेस पे कर दिए 500 रुपए के। लेट सपोज दिस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस और एक्सपेंसेस पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, मैंने अगले साल के पैसे अभी पे कर दिए। मैं इसको तो इस तरह से लिख रहा हूं इंग्लिश लैंग्वेज में, बट मैं इसको थोड़ा सा अकाउंटिंग फॉर्म में भी लिख के बताऊंगा अभी 2 मिनट बाद में। अभी फिलहाल इसकी बात करें तो एक्सपेंसेस क्या कर दिए हैं? पे कर दिए। पैसा तो चला गया तो कैश को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट। डेबिट किसको करूं? डेफिनेटली ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। लेकिन एक्सपेंस तो इस साल का है ही नहीं, एक्सपेंस तो इस साल का है ही नहीं, क्योंकि एक्सपेंस कौन से साल का है? नेक्स्ट ईयर का। याद करिए, पीछे जाइए, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि जो एक्सपेंसेस इस साल के हैं और जो इनकम इस साल की है उनको मैच किया जाएगा, मतलब इस साल के एक्सपेंसेस को इस साल रिकॉर्ड करना है एज पर द एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि टाइमली बेसिस पर रिकॉर्डिंग करनी है,
इट मींस इस साल का एक्सपेंस इस साल में रिकॉर्ड होगा, अगले साल का एक्सपेंस अगले साल में रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब ये एक्सपेंस इस साल का नहीं है तो इस साल में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस साल में अगर पैसे तो गए हैं तो फिर एक्सपेंस बेशक इस साल का नहीं है, तो इसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? तो हम लिखेंगे पैसे चले गए 500, लेकिन एक्सपेंस के नहीं गए, प्रीपेड एक्सपेंस के गए। किसके गए? प्रीपेड एक्सपेंस के गए। तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंस, पहले पे किए हुए एक्सपेंस, अगर मैंने किसी को पहले पे कर दिया है, मतलब एडवांस में पे कर दिया है, तो इट मींस मुझे वहां से पैसे आने हैं। अगर वो सर्विसेज देगा या तो वो मुझे पैसे देगा। इट मींस प्रीपेड एक्सपेंस इज माय एसेट। ये आपके एमसीक्यूज का पार्ट बन सकता है कि प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस, इज एन एसेट, इज एन लायबिलिटी, इज एन इनकम। तो आप बता सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या है? एसेट है। और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस का बैलेंस क्या होगा? डेबिट। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट। लेकिन जब राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट भी होते हैं। लेकिन मैंने आपको जो इसके लिए बताना है वो ये कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी एंड प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट। अब बात करते हैं किसकी? एक्रूड इनकम्स की। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया, पैसे नहीं दिए। एक्रूड इनकम्स मतलब इनकम हो गई है, इनकम जनरेट हो गई है, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। मींस कहता है एक्रूड इनकम के लिए कहता है इनकम नॉट रिसीव्ड येट। इनकम नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक वो इनकम के पैसे हमें नहीं मिले। इनकम नॉट रिसीव्ड, इनकम तो है पर रिसीव नहीं हुई। कौन से साल की इनकम? इनकम ऑफ करंट ईयर। इनकम ऑफ करंट ईयर नॉट रिसीव्ड येट, पैसे नहीं मिले। तो ये चीज का मीनिंग क्या है? ये ट्रांसलेशन है किसकी? एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? इनकम इस साल की थी पर पैसे नहीं मिले। तो अगर इसको लिखना है तो कैसे? डेफिनेटली इनकम इस साल की, तो इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑल इनकम्स एंड गेन शुड बी क्रेडिटेड। तो इनकम अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिटेड। डेबिट किसको करेंगे सर? पैसों को। पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, पैसा तो आया नहीं, तो हम कौन सा अकाउंट? एक्रूड इनकम अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। इसका मतलब एक्रूड इनकम, पैसे आने हैं उस पर्सन से, एक्रूड इनकम हमारी क्या बन गई? एसेट। एक्रूड इनकम हमारी क्या बन गई? एसेट। एडवांस इनकम, अगर एडवांस इनकम का मतलब इनकम रिसीव इन एडवांस, हमने पैसा रिसीव कर लिया है लेकिन वो इनकम इस साल की ना होकर कौन से साल की है? नेक्स्ट ईयर की। कौन से साल की है? नेक्स्ट ईयर की। तो मैं इसको क्या मानूंगा? पैसा पहले ले लिया पर वो इनकम इस साल की नहीं है, इसलिए वो मेरे लिए क्या है? इस साल के लिए क्या है? लायबिलिटी। जब उसका काम किया जाएगा तो वो पैसे मैच्योर मान लिए जाएंगे, लेकिन आज की डेट में जब तक मैंने वो सर्विसेज नहीं दी हैं वो मेरे लिए एडवांस है, मींस लायबिलिटी है। तो ये हमारे लिए एडवांस इनकम क्या बनती है? लायबिलिटी। एंट्री कैसे पास होगी? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, इट मींस पैसे आ चुके हैं, पैसे आ गए हैं तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। पैसा कौन सा आया है? एडवांस इनकम का, तो एडवांस इनकम अकाउंट क्रेडिट। एडवांस इनकम अकाउंट क्रेडिट। कैश क्या होगी? डेबिट। एडवांस इनकम क्या होगी? क्रेडिट। ऐसे सिर्फ इनकम आना था लेकिन ये इनकम इस साल की नहीं है, तो मेरी कौन सी इनकम है? एडवांस इनकम है, इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं? एडवांस इनकम। तो दीज आर द 4 अकाउंट्स। अब इसमें से आपको पता चल गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी का बैलेंस तो क्रेडिट ही होगा। प्रीपेड एक्सपेंस मेरा एसेट होता है तो एसेट का बैलेंस डेबिट होगा। एक्रूड इनकम्स मेरा एसेट है,
और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा। एडवांस इनकम मेरी लायबिलिटी है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट होगा। तो दीज आर द 4 अकाउंट्स नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और इनकी ट्रीटमेंट इस तरह से होती है। इस पर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बनती है इंश्योरेंस की। देखिए, आपने इंश्योरेंस करवा लिया, किसी ने LIC से करवा लिया, किसी ने बजाज एलायंस से करवा लिया, किसी ने बिरला से करवा लिया, वगैरह वगैरह, पर इंश्योरेंस करवा लिया। इंश्योरेंस की डेट थी 1/6/2020 टू, साल का इंश्योरेंस होता है एज यू ऑल नोज, 31 मेगा मंथ आएगा तो 30/5 लगाते हैं, 30/5/2021। इस पीरियड का इन्होंने क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। ठीक है, अच्छी बात है। पेमेंट करवा ली 1200, साल की 12,000, लेट इट बी, 1000 रुपये महीने का था, साल की 12,000। आपका साल शुरू होता है 1 अप्रैल को 2020, साल खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। आपका साल जो अकाउंटिंग बुक्स रिकॉर्ड हो रही हैं आपकी कौन से ईयर पे हो रही हैं, लेट इट बी फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट में ये चीज पढ़ाई थी कि जितनी भी आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ट्रीटमेंट है वो रिकॉर्ड होती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 1 ईयर। दैट 1 ईयर मे बी कैलेंडर, मे बी फाइनेंशियल, मे बी फेस्टिव टू फेस्टिव। सो फाइनेंशियल ईयर एज्यूम कर रहा हूं मैं 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 की मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होती हैं। लेकिन आपने इंश्योरेंस कब तक का भरा है, 30/5/2021, तो इसको ले जाते हैं आगे, 30/5/2021 भरा कब है, यहां कहीं भरा है 1/6/2020 को। इट मीन्स दैट इंश्योरेंस आपने भरा है इस पीरियड का, इंश्योरेंस आपने भरा है इस पीरियड का। कितना भरा है, पेड किया है पैसा 12,000, पेड किया है पैसा कितना, 12,000। लेकिन आप मुझे बताइए, साल तो आपका कहां खत्म हो गया, इधर, इतने टाइम पे खत्म हो गया साल आपका। जून का महीना गया, जुलाई गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड फाइनली मार्च। इट मींस इस साल में कितने महीने पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ्स। मार्च के बाद एक महीना आपका पड़ा अप्रैल का, एक पड़ा आपका मई का। इट मींस 2 महीने का इंश्योरेंस पेड कर दिया आपने इन एडवांस, मतलब प्रीपेड, मतलब प्रीपेड। कितनी देर का प्रीपेड है, 2 महीने का। अगर साल का 12,000 था तो 1 महीने का 1,000 हो गया, तो 2 महीने का कितना हो गया, 2,000। 10 महीने का कितना हो गया, 10,000। इट मींस इस 12,000 रुपए में 10,000 आपका खर्चा है और 2,000 आपका प्रीपेड है, आपका प्रीपेड है। समझ आई बात की? आप कैसे कैलकुलेट करते हैं कितना पोर्शन प्रीपेड है और कितना पोर्शन मेरा इस साल का खर्चा है? तो मैंने आपको बताया कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो है हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है। आपने इंश्योरेंस पे किया, अच्छी बात है, पे किया, लेकिन आपने इस पेमेंट में इस साल का कितना है, क्योंकि हमें तो इस साल की पेमेंट्स को रिकॉर्ड करना है। अगर हमने एडवांस में पेमेंट दे दी है तो उसको हम प्रीपेड मानकर चलेंगे। अगर हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है तो एडवांस को इनकम मानकर चलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमने जब रिकॉर्डिंग करनी है तो हमने करंट ईयर को ही ध्यान में रखना है। जितना करंट ईयर के टाइम पीरियड के हिसाब से एक्सपेंस बनता है वो तो मेरा क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। लेकिन जो एडवांस है, प्रीपेड है, वो मेरा क्या बन जाएगा, एसेट। वो मेरा क्या बन जाएगा, एसेट। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर माई एसेट्स। तो दिस इज द ट्रीटमेंट
ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखिए इस तरह से लॉजिकली कोई भी एग्जाम्पल बन सकती है, तो आप इसको एग्जाम्पल बनाकर तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट एनी हाउ प्रीपेड एक्सपेंस में इंश्योरेंस की एग्जाम्पल आती है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। देयर आफ्टर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को मैं कैसे ट्रीट करूंगा? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब मेरी यहां पर किस्तें ड्यू हैं, मैं नई एग्जाम्पल लेता हूं उसमें। मैंने इंश्योरेंस करवा लिया और मैं बहुत ही हिसाब से चलता हूं, इसलिए मैंने कहा मैं 1 अप्रैल को करवाऊंगा, 31 मार्च तक का ही करवाऊंगा और हर महीने महीने किस्त दिया करूंगा 1,000 रुपया, महीने महीने दिया करूंगा 1,000 रुपया। तो मैंने यहां पर भी दे दी अप्रैल को, मैंने मई को भी दे दी, जून को भी, जुलाई को भी, अगस्त को भी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सपोज टू मैंने दे दी। ना मैं दे पाया जनवरी की, ना मैं दे पाया फरवरी की और ना ही मैं दे पाया मार्च की। जब मैंने ये 3 किस्तें उनकी पे नहीं की तो एक्सपेंस मेरा हो गया, क्योंकि मुझे तो पेमेंट देनी थी, इंश्योर्ड उन्होंने मुझे करके रखा है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट्स मेरी किस में चली गई? आउटस्टैंडिंग में चली गई, आउटस्टैंडिंग में चली गई। अगर मैं इनको 1 अप्रैल 2021 आएगा, 2021 मतलब अगले महीने जब मैंने इनको पेमेंट देनी थी तो मैंने 3 पिछली और 1 इस बार की 4 किस्तें पे कर दी। मैंने 4 किस्तें पे कर दी, तो इसमें से 1,000 रुपया तो इस मंथ का मेरा इंश्योरेंस है, एक्सपेंस है, लेकिन 3,000 रुपया जो मुझे फालतू में मिल रहा है, जो पिछला मेरा था, वो किस नाम से रिकॉर्ड हो रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जो मेरा एक्सपेंस पीछे आउटस्टैंडिंग था, मैंने पेड नहीं कर रखा था, उसकी पेमेंट यहाँ 3,000 रुपया आ रही है। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। तो मोस्टली अगर आप इसकी बात करेंगे कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको यही चीज़ें ध्यान में रखें कि ये लायबिलिटी है कि एसेट है। अगर लायबिलिटी है तो इसका बैलेंस क्रेडिट होगा, एसेट है तो इसका बैलेंस डेबिट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमने लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, वो कंडीशंस हमने सारी पढ़ी थी, डोनेशन की, चैरिटी की, उनमें सभी में मैंने आपको बताया था परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ऑलवेज परचेज अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शंस वो हम पढ़ चुके हैं, वो प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा। अब एनी हाउ मेरे जो जर्नल्स के रिगार्डिंग लेक्चर हैं वो ज़्यादा मेरे मतलब हो चुके हैं, फिर भी जर्नल्स में एक एंट्री आती मेरी ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या है, पहले मैं वो समझाता हूं, फिर उसके बाद ओपनिंग एंट्री की बात करूंगा। इसके बाद ट्रांसफर एंट्री क्या है? जैसे ए के पैसे देने थे मैंने, मैं हूं सी, माई सेल्फ सी, मैंने पैसे देने थे ए के, पर मैंने लेने थे बी से, पर मैंने लेने थे बी से। मैंने बी से कहा तुमने मुझे देने की बजाय सीधा ए को दे दो, सीधा ए को दे दो, तो हमारा अकाउंट सेटल हो जाएगा। मुझे बताओ क्या मेरे पास पैसा आया? आंसर इज नो। क्या मेरे से पैसा गया? आंसर इज नो। लेकिन फिर भी मेरा बी का अकाउंट ए के अकाउंट के साथ सेटल हो गया, तो उस एंट्री को कहीं ना कहीं तो पास करूंगा। तो वो एंट्री कैसे पास होगी? वो एंट्री पास होगी कि हु इज द रिसीवर? ए इज द रिसीवर, तो एज अकाउंट डीआर। हु इज द गिवर? बी इज द गिवर, टू बीज अकाउंट। ए का अकाउंट डेबिट, बी का अकाउंट क्रेडिट, जितनी अमाउंट होगी वो अमाउंट यहां मेंशन हो जाएगी। तो देखो ना पैसा गया ना पैसा आया, तो ए का अकाउंट भी सेटल, बी का अकाउंट भी सेटल। दिस एंट्रीज आर नोन एज ट्रांसफर एंट्री, कि मैंने इसके अकाउंट से इसका अकाउंट सेटल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। देखिए इसमें एक चीज और मैं आपसे बात करूंगा कि ये तो हो गया कि भाई मैंने सिंपली एंट्री पास की है,
कि उसका पैसा उसको ट्रांसफर किया गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बी इज माई एम्प्लॉय, बी मेरा एम्प्लॉय है, ये तो मैं ही हूं, बी मेरा एम्प्लॉय है, बी कह रहा है सर मुझे ट्रेन के थ्रू कहीं जाना है, मुझे ट्रेन की टिकट कटवा दीजिए। मैंने 5,000 की, ज़्यादा हो गया आई थिंक, मैंने 500 की उसकी एक टिकट कटवा दी, मैंने 500 की उसकी एक ट्रेन की टिकट कटवा दी। मुझे बताओ क्या ये ट्रेन का खर्चा मेरा है? तो आंसर इज नो, क्योंकि मुझे थोड़ी ट्रैवल करना है। मेरा एम्प्लॉय था, मुझे कह रहा था सर मुझे नहीं आता कैसे करते हैं बुकिंग वगैरह, आप मेरी करवा दो। मैंने अपने अकाउंट से 500 रुपये निकालकर ट्रेन का टिकट कटवा दिया। अब मुझे बताओ यहां पर एंट्री कैसे बनेगी? सर पैसा जा रहा है कैश क्रेडिट, ये तो फॉर श्योर है ना कि कैश क्रेडिट होगी 500 से, और इसको मैं भी नहीं रोक सकता। लेकिन डेबिट किसको करें? मेरे पास क्या आ रहा है सर? ट्रेन की टिकट आ रही है, ट्रेन की टिकट अकाउंट डीआर। सर ये एक्सपेंस है, सर एक्सपेंस अकाउंट डीआर। तो बेटा ना ही ये मेरा खर्चा है, ना ही ट्रेन की टिकट मेरे पास आ रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये मानकर चलूंगा कि मेरे एम्प्लॉय मिस्टर बी ने मुझसे 500 लिया, मिस्टर बी ने मुझसे 500 लिया। तो यहां आ जाएगा बीज अकाउंट डीआर 500 टू कैश अकाउंट 500। इसके बारे में मैं नरेशन लिखूंगा, आज मैं नरेशन पर भी डिस्कस करूंगा आपको। इसके बारे में नरेशन लिखूंगा कि बी को मैंने 500 रुपए की ट्रेन की टिकट दी है, बस। मींस मैंने जो 500 रुपए बी के खाते में डाला है वो किस चीज का डाला है? ट्रेन की टिकट का डाला है। इट मीन्स दैट हर जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन लिखना जरूरी होता है। तो यस इट इज मैंडेटरी। देखिए एक ये ब्रैकेट होती है कर्ली, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक बीइंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और अपनी मर्जी से नरेशन लिखी जाती है जिस तरह की ये ट्रांजैक्शन हो। मुझे इंग्लिश कम आती है, लेट इट बी। तो मैं क्या लिखना चाहता हूं? मैं कहता हूं बी को पैसे दिए हैं, तो मैं सिंपल लिख देता हूं पेड कैश टू बी फॉर ट्रेन टिकट, बस। आपको कुछ अच्छे से आती है, आप उसको अच्छी लैंग्वेज में लिख लीजिए। पर कहने का मतलब है, इस नरेशन का सिंपल मीनिंग है कि ये ट्रांजैक्शन का नरेशन यहां पर मेंशन्ड है। आप यहां से भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये 500 किस चीज का दिया हुआ है बी को। क्लियर? तो आई थिंक होप सो ये ट्रांसफर की एंट्री क्लियर होती है कि मैंने अगर किसी के बिहाफ पर पेमेंट करी तो मुझे कैसे अकाउंट सेटल करना है। पैसा जा रहा है तो कैश तो क्रेडिट ही होगी, पर मैं उस खर्चे को डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि वो खर्चा मेरा नहीं है। वो खर्चा जिस पर्सन का है, मैं मानकर चलूंगा कि ये पैसा मैंने उसको दिया है। अब खुद सोचिएगा कि मैंने अगर उसके लिए ट्रेन की टिकट कटवाई है 500 रुपए की, तो मैं अगर अपनी बुक्स में ट्रेन की टिकट लिख दूं तो क्या मुझे बी से पैसे नहीं लेने? तो डेफिनेटली लेने। इसलिए मैं वो पैसे किसके नाम पर स्टैंड कर दूंगा कि बी मुझे 500 दे देना जिसके लिए मैं तुम्हारी 500 की टिकट कटवा रहा हूं। तो मैं अपनी बुक्स में बी का खाता लिखूंगा, टू कैश लिखूंगा। दिस इज नोन एज ट्रांसफर एंट्री। ओके गाइस, सो अभी आपकी जो एक एंट्री बची है वो है ओपनिंग एंट्री। देखिए देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल रिगार्डिंग योर जर्नल एंट्रीज। तो मैं अगर सारे एग्जाम्पल्स को यहाँ पे सॉल्व आउट करूँगा तो आपके कोर्स की भी मुझे टाइम की लिमिट्स ध्यान में रखनी है। सो जो इम्पॉर्टेंट मेरी थी रिलेटेड टू दिस वो मैं करवा चुका हूँ। एक इसमें प्रॉफिट और लॉस की एंट्री है, उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा, और एक मेरी ओपनिंग एंट्री है। तो सो ओपनिंग को लास्ट में रखते हुए एक मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रियां करनी है। प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज ऑफ गुड्स और एसेट्स। मतलब अगर मैं सामान बेच रहा हूं तो प्रॉफिट लॉस होगा, अगर मैं एसेट बेच रहा हूं तो प्रॉफिट लॉस होगा,
अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो प्रॉफिट लॉस होगा, अगर मैं एसेट खरीद रहा हूं तो प्रॉफिट लॉस होगा। तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रिमाइंडर के लिए आपके, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं, मतलब के लिए हैं, मतलब बार बार सुने हैं, अच्छे से उसको ध्यान से देखा है, उनको पता होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था। मींस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल। इसका मतलब परचेज के टाइम पर तो प्रॉफिट लॉस आ ही नहीं सकता। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है एट द टाइम ऑफ एक्चुअल सेल ऑफ एन गुड्स और एन एसेट। या तो मैं उसको एसेट को बेच रहा हूं या मैं उस गुड्स को बेच रहा हूं, तो ही उसका प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड होता है, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होता। इस पर मैंने एक चर्चा पहले भी की है कि अगर मैंने 5,000 रुपए की चीज 45,000 रुपए में खरीदी है तो मैं उसको 45,000 रुपए में रिकॉर्ड करूंगा। इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वो कितने की थी और मैंने कितने की खरीदी। इट मीन्स दैट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है कि रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एन एसेट और गुड्स। मीन्स प्रॉफिट और लॉस को आपने कब रिकॉर्ड करना है? जब आप सेल कर रहे हैं। इसका मतलब परचेज की तो हम बात ही नहीं करेंगे। मतलब अगर हम परचेज कर रहे हैं तो जितने का कर रहे हैं उतने का ही रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करेंगे। एक बात तो यहां से क्लियर हो गई। अब बात आ गई प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स और एसेट। अगर हम सामान बेच रहे हैं या एसेट बेच रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई भी सामान बेचेंगे, कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस में हमारे प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन होगा। ये प्रॉफिट और लॉस हम डिटरमाइन करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, और इसकी कैलकुलेशन के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो उसका प्रॉफिट और लॉस भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सुनिए फिर से बात, हम सामान खरीदते हैं, हम सामान बेचते हैं। जब सामान खरीदेंगे बेचेंगे उसका कुछ ना कुछ डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस की फॉर्म में आएगा। पर इस प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम इधर ही डिटरमाइन कर लेंगे तो भाई जो पूरे साल हमने खर्चे करने हैं उसको कहां डिटरमाइन करें, उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, उसको कहां रिकॉग्नाइज करेंगे। इसलिए जो सेल और परचेज ऑफ गुड्स की बात होती है उनके डिफरेंसेस को साथ साथ में देखकर प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन नहीं किया जाता, क्योंकि उन एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट भी करनी है, इन गुड्स की परचेज सेल की ट्रीटमेंट भी करनी है, और एट द ईयर एंड हम एक अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसके अंदर सारे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, परचेज भी रिकॉर्ड होती है, सेल भी रिकॉर्ड होती है, और उनके डिफरेंसेस से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? प्रॉफिट और लॉस। इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स भी टाइम पर हम प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कब डिटरमाइन होगा? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट। सिर्फ कब होगा? एट द टाइम ऑफ एसेट। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर गुड्स सोल्ड ₹5,000 विच वॉज परचेज्ड फॉर ₹5,500। मतलब 5500 रुपए का जो सामान खरीदा हुआ था वो 5,000 रुपए में बेच दिया, तो 500 रुपए क्या है? लॉस। लेकिन हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम सिंपल एंट्री पास करेंगे कि गुड्स सेल किए कितने के? 5,000 के। तो सिंपल आ जाएगी एंट्री, पैसे आए कैश अकाउंट DR2, कहां से आए? सेल से आए। कितने का सामान बेचा? 5,000 का, और पैसे कितने आए? 5,000। तो सिंपल एंट्री पास होगी। कितने का था कितने का नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन किया जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर इन विच अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो मैंने आपसे ये कहा, पहले बात सुनिएगा, परचेज ऑफ एसेट हो चाहे परचेज ऑफ गुड्स हो, हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन नहीं करते। नेक्स्ट, सेल के टाइम पर जब हम गुड्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन नहीं करेंगे, क्योंकि
गुड्स को परचेज सेल करते वक्त बड़े सारे एक्सपेंसेस होते हैं और उन एक्सपेंसेस को हम ईयर एंड इन्हीं परचेज सेल के बीच में एडजस्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन करते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ एसेट की, तो फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना ही करना है, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना ही करना है। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं सेल ऑफ गुड्स की। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड एट ₹5,500। तो मतलब गुड्स कॉस्टिंग 5,000, मतलब कि 5,000 का जो सामान था, कॉस्टिंग मतलब जो 5,000 का सामान था वो सोल्ड हुआ है 5,500 में। मुझे लेना देना ही नहीं है कि वो कितने का था कितने का नहीं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना ही नहीं है। किस पर? गुड्स पर। सो गुड्स की बात होगी तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करना ही नहीं है। अब मैं इसकी थोड़ा सा चार्ट फॉर्मेट में बात करता हूं। ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। या तो हम बात करेंगे गुड्स की, या तो हम बात करेंगे एसेट्स की, या तो गुड्स हमने परचेज किए हैं, या तो गुड्स हमने सेल किए हैं। सर प्रॉफिट और लॉस गुड्स के केस में तो डिटरमाइन करते ही नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे। जर्नल एंट्रीज की बात कर रहा हूं, ये मत सोच लेना कि गुड्स पर प्रॉफिट एंड लॉस हम डिटरमाइन ही नहीं करते, डिटरमाइन करते हैं लेकिन ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। सो गुड्स की चाहे हम परचेज करें चाहे हम सेल करें, प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री में नहीं होगी। एसेट्स की बात कर रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं, एसेट सेल कर रहे हैं। परचेज का तो क्लियर फंड है कि हम परचेज के टाइम पर जितने का खरीदते हैं उतने में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन नहीं करते। इट मींस दैट आप लिख सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज के टाइम पर प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड किया जाता है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एन एसेट। जब हम एसेट बेचते हैं तब प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन बाकी किसी भी केस में प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्रीज। सो एग्जाम्पल लेते हैं, जहां पर मैंने गुड्स लिखा था वहां पर मैं कंप्यूटर लिख लेता हूं। तो कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹5,000 सोल्ड एट ₹5,500। तो एंट्री क्या बनेगी सोच के देखिए इसको। देखो ये तो लिखिए इंग्लिश, पर बिजनेसमैन इज नॉट ऑलवेज बी एन एजुकेटेड पर्सन। वो हो सकता है वो 10th पास आउट हो, 5th पास आउट हो, 6th पास आउट हो, तो वो इस चीज को कैसे सोचेगा? वो सोचेगा कि मैंने ये कंप्यूटर जो 5,000 में खरीदा था वो 5500 में बेच दिया, इट मींस 500 का मुझे प्रॉफिट हो गया। वो तो यही सोचेगा। तो मैंने 5,000 का कंप्यूटर तो मैं बात कर रहा था कि 5,000 रुपए का कंप्यूटर मैंने 5,500 रुपीज में सोल्ड कर दिया, तो डेफिनेटली मुझे 500 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। अगर मैंने 5,000 की चीज बेची है 5500 रुपए में 5,500 में, तो मेरे पास पैसे कितने आए होंगे? तो डेफिनेटली कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा कितने से? 5,500 से। टू कहां से आ रही है? मेरे से क्या जा रहा है? कंप्यूटर जा रहा है। टू कंप्यूटर अकाउंट, टू कंप्यूटर अकाउंट। कंप्यूटर कितने का था? 5,000 का। तो सर 500 का मुझे क्या लिखना है यहां पर? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट 500। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट 500। तो आप देख सकते हैं मुझे कैश आया 5,500 का, कंप्यूटर गया 5,000 का और प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया 500 का। तो एज यू नो दैट ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट। सो कंप्यूटर 5,000 का था, 5,500 आया, तो 500 का क्या आ गया? प्रॉफिट। एग्जाम्पल एक और ले लीजिए इसी में।
अगर मैं कहूं फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹1,000 तो पास द जर्नल एंट्री। तो खुद सोचिए, कंप्यूटर 10,000 का था, 1,000 के लॉस पर बेच दिया, तो पैसे कितने आए होंगे? 9,000। इतना तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि 10,000 का फर्नीचर था, 1,000 के घाटे पर बेचा, तो पैसे कितने आए होंगे? कैश अकाउंट DR 9,000 टू क्या गया मुझसे? फर्नीचर अकाउंट कितने का? 10,000 का। 1,000 का क्या होगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 1,000 से। ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड एज पर द नॉमिनल अकाउंट। तो लॉस होगा तो डेबिट। ओके, एक एग्जांपल और मैं लूंगा इस पर। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 purchased for ₹11,000। फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 परचेज फॉर ₹11,000। परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट DR टू पैसा जा रहा है कैश अकाउंट। पैसे कितने गए? 11,000 के। पैसे कितने गए? 11,000 के। फर्नीचर कितने का आया? 10,000 का। 1,000 क्या हो गया? लॉस। 1,000 क्या हो गया? लॉस। नो, यही चीज क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल ली है। एसेट को परचेज करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट मींस जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो जितने का खरीदते हैं, चाहे घाटे में खरीदे चाहे फायदे में खरीदे, उसको उतने पे ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसका प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन नहीं किया जाता। हेंस अगर मैंने 10,000 का फर्नीचर 11,000 में खरीदा है तो मैं उसको 11,000 रुपए में रिकॉर्ड करूंगा, कोई भी उसका प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इसलिए सिंपल एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। सो मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप 2-4 बार देखिएगा, ये लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को, आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से एक रिकैप छोटा सा लेता हूं इस पर कि जितने भी एसेट्स हैं अगर आप बेचते हैं तो प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज आपको प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड नहीं करना। चाहे आप गुड्स बेच रहे हैं, चाहे आप गुड्स खरीद रहे हैं, चाहे आप एसेट्स खरीद रहे हैं, आपको प्रॉफिट और लॉस की ट्रीटमेंट नहीं करनी। खरीदते वक्त जितने का है उतने पे ही आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब जितने का आपने खरीदा है। और बेचते वक्त किसको? गुड्स को। एसेट को बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन करना है, लेकिन अगर गुड्स को बेच रहे हो तो जितने का बेचा है उतने पे ही रिकॉर्ड करना है। जितने का खरीदा है उतने पे रिकॉर्ड करना है, जितने का बेचा है उतने पे रिकॉर्ड करना है, कोई प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन नहीं करना। सिर्फ एसेट के केस में जितने का एसेट था उतने का रिकॉर्ड होगा, जितने पैसे आए उतने रिकॉर्ड होंगे, डिफरेंस शुड बी प्रॉफिट और लॉस। सो थैंक यू सो मच। आपका ये दिस वन कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर होता है। तो आई थिंक एक आपकी रह गई है लास्ट, ओपनिंग एंट्रीज का कॉन्सेप्ट, मैं वो भी कवर कर लेता हूं। 10 मिनट का थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा तो नो प्रॉब्लम। लेट इट बी ओपनिंग एंट्रीज। मैं बार बार जिक्र कर रहा था ओपनिंग एंट्रीज का, तो इसको भी खत्म करते हैं। ओपनिंग एंट्रीज, वैसे ही बच्चों के बड़े व्यूज आते हैं, सर बड़ा गैप पड़ जाता है आपकी वीडियोस में, तो थोड़ी लंबी वीडियो बना के इस कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देते हैं। ओपनिंग एंट्रीज बेसिकली होता क्या है कि सभी बिजनेस न्यूली सेटअप तो होते नहीं, कई पुराने बिजनेस भी होते हैं, तो उन पुराने बिजनेस की बुक्स में कुछ ना कुछ एसेट्स पिछले साल के पड़े होते हैं और कुछ ना कुछ लायबिलिटीज भी पिछले साल की पड़ी होती हैं। सपोज टू बी मैं एसेट्स और लायबिलिटीज, मैंने थोड़ी 2 लेक्चर पीछे भी आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दिया था कौन से होते हैं।
तो लिख लेते हैं, सपोज लैंड एंड बिल्डिंग पड़ी हुई है कोई 2 लाख की, और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी पड़ा हुआ है 1 लाख का, और बैंक में भी कुछ पैसे पड़े हुए हैं, लेट इट बी 5 लाख के, और कुछ कैश में भी पैसा पड़ा हुआ है, लेट इट बी 50,000 ओनली। कुछ प्रीपेड एक्सपेंस हैं आपके, अभी मैंने आपको पढ़ाया प्रीपेड एक्सपेंसेस योर एसेट 5,000 के। कुछ आपकी एक्रूड इनकम्स पड़ी हुई हैं, ये भी अभी आपने पढ़ा, लेट सपोज इट वाज आल्सो 5,000। कुछ आपके डेटर्स पड़े हुए हैं 15,000। कुछ आपके बिल रिसीवेबल्स हैं 15,000 के लगभग। तो ये आपके कुछ एसेट्स हैं जो पहले के पड़े हुए हैं। तो 2 और 1 3 5 8 8.5 लाख, 30 और 10 40, 8,90,000 रुपए के एसेट्स हैं, 8,90,000, 8.90 लाख। ये मेरे पास कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं। लायबिलिटी, मैंने लोन ले रखा है बैंक से, बैंक लोन है कितने का, 50,000 का। मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मैंने इधर डेटर्स लिखा है, यहां क्रेडिटर्स लिखा है, लेकिन इसके साथ एक वर्ड यूज कर रहा हूं सन्ड्री। सन्ड्री वर्ड क्यों लगा साथ में, ये बात सुन लीजिए। सर राम के भी देने हैं, शाम के भी देने हैं, रहीम के भी देने हैं, रजत के भी देने हैं, सुमित के भी देने हैं, शीतल के भी देने हैं, एनीवन एल्स, काफ़ी सारे लोग हैं क्रेडिटर्स जिनसे हम उधार पर सामान खरीदते हैं। तो अब एक होता तो मैं लिख देता क्रेडिटर, अब इतने सारे हैं तो इसलिए लिख दिया सन्ड्री, मतलब टोटल क्रेडिटर्स, सारे के सारे क्रेडिटर्स। क्लियर है, इसलिए आ गया सन्ड्री क्रेडिटर। क्रेडिटर भी कोई लगभग 50,000 के ही। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से थोड़ा सा पैसा दूसरे बैंक से ओडी ली हुई है, कितने की, 15,000 की। और बिल्स पेएबल हैं, मैंने किसी के पैसे पे करने हैं, मतलब क्रेडिटर्स की ही दूसरी फॉर्म है बिल्स पेएबल, इस पर चर्चा हो चुकी प्रीवियस वीडियोस में। तो बिल्स पेएबल हैं, लेट सपोज ये 25,000 के हैं, तो यही मेरी लायबिलिटी है, नियर मोस्ट 1,40,000। सुनिएगा, एसेट्स 8,90,000 के, लायबिलिटी सिर्फ 1,40,000 की। बाकी पैसा कहाँ है, मतलब बाकी पैसा कहाँ से आया, बाकी पैसा कहाँ से आया, 7.5 लाख कहाँ से आया, दैट इज कैपिटल, ओनर का पैसा, ओनर का पैसा। आउटसाइड लायबिलिटी, इनसाइड लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। मतलब जितने एसेट्स हैं सर उतनी ही लायबिलिटी होती है। तो यस, दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। जर्नल्स के बाद क्या पढ़ना है आपने, इक्वेशंस। तो जर्नल के बाद इक्वेशंस क्या कहती हैं, इक्वेशंस कहती हैं एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सो आपका लायबिलिटी और कैपिटल इन दोनों को हम ऐड करेंगे विच इज ऑलवेज बी इक्वल्स टू योर एसेट्स। तो इसका मतलब 8,90,000 रुपए के एसेट्स थे, उसमें से 1,40,000 बाहर वालों का देना है, जो 7.5 लाख रुपए वो किसका है, ओनर का। ओनर के फंड इन्वेस्टेड बाय ओनर, ओनर्स फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ऑलवेज बी नोन एज कैपिटल। जो ओनर पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलते हैं। सर ये तो हो गई उसकी ओपनिंग पोजीशन कि उसके इतने एसेट हैं और इतनी लायबिलिटी है। एंट्री कैसे पास करनी है, तो एंट्री पास करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
कि ऑल एसेट्स शुड बी डेबिटेड, ऑल लाइबिलिटीज शुड बी क्रेडिटेड। तो एसेट्स बताते जाइए सर, पहला लैंड एंड बिल्डिंग, तो अकाउंट क्या कर दूंगा, डेबिट, कितने से, 2 लाख से। बैंक है दूसरा, फर्नीचर फिटिंग भी था, चलो बैंक अकाउंट डीआर कितने से, 5 लाख से। फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डीआर कितने से, 1 लाख से। कैश अकाउंट डीआर 50,000 से। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डीआर 5,000 से। एक्रूड इनकम अकाउंट डीआर 5,000 से। डेटर अकाउंट डीआर 15,000 से। बिल रिसीवेबल अकाउंट डीआर 15,000 से। 2 एसेट खत्म हो गए, सारे एसेट एक साथ डेबिट कर दिए। 2 क्या आएगा, बैंक लोन अकाउंट कितने से, 50,000 से। 2 सन्ड्री क्रेडिटर 50,000 से। 2 बीओडी बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 से। 2 बिल्स पेएबल अकाउंट, इनके साथ अकाउंट वर्ड लिख लीजिएगा, 25,000। और जो बच गया वो सारा का सारा किसमें, कैपिटल अकाउंट 7,50,000। तो इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा वो भी आपको बता दूं। मैंने पहले भी एक शॉर्ट फॉर्म में ही बताया था आपको। तो देखिए ये आपकी क्रेडिट साइड है, तो ये आपके क्रेडिट अमाउंट आते हैं। ये आपकी डेबिट साइड है, तो ये डेबिट अमाउंट आते हैं। अब नीचे स्पेस कम रह गई है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहां पर पहले कॉलम आता है डेट का, हर ट्रांजैक्शन की डेट लिखी जाती है। तो ऑब्वियसली ये ओपनिंग है, साल के पहले दिन होगी, तो डेट क्या होगी यहां पर, 1 अप्रैल जो भी साल होगा। यहां पर लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, और यहां एक छोटा सा कॉलम होता है, इसके साथ साथ बिल्कुल पैरेलल चलता है, उसको हम बोलते हैं लेजर फोलियो। लेजर्स भी आपका टॉपिक है, जब आएगा उसमें क्लियर करेंगे। तो दिस इज द हेडिंग, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ डेबिट के साथ अमाउंट भी लिखा जाता है, क्रेडिट अमाउंट लिखा जाता है, और सिंबल जरूर डालना है। सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट। आप किस मॉनिटरी यूनिट को फॉलो करते हैं, रुपी को फॉलो करते हैं, डॉलर को फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं। तो दिस इज फाइनली योर ओपनिंग एंट्री। देखिए ओपनिंग एंट्री से क्वेश्चन बनने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि इतना क्वेश्चन बन के आपसे क्या पूछेगा इसमें, ऑल एसेट शुड बी डेबिटेड, ऑल लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड। हाँ ये पूछ सकता है कि कैपिटल कितना होगा। तो इसका बनता नहीं है कोई क्वेश्चन, बट फिर भी मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि आपका नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का सबसे फंडामेंटल जो फॉर्मूला है, दैट इज एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एंड थैंक यू सो मच, दैट्स इट।